साल था 1930 और ये कहानी है दांडी मार्च की, जब बस एक चुटकी नमक ने शक्तिशाली ब्रिटिश राज को चुनौती दे डाली थी। अब सवाल यही उठता है कि भला एक मुट्ठी नमक, जो हम सबके घरों की एक मामूली सी जरूरत है, वो दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? लेकिन इसी सवाल में भारत की आजादी की लड़ाई का एक बहुत बड़ा मोड़ छिपा है। चलिए जरा उस दौर में चलते हैं। साल 1930। भारत की हवा में अब आजादी की मांग घुल चुकी थी। एक तरफ ब्रिटिश साम्राज्य की पूरी ताकत थी, तो दूसरी तरफ आजादी के लिए एक जुनून जो बढ़ता ही जा रहा था। दांव पर एक पूरे देश का भविष्य लगा हुआ था। तो इस पूरे सफर को समझने के लिए हम 3 खास सवालों के जवाब ढूंढेंगे। पहला, आखिर ये दांडी मार्च करने की जरूरत ही क्यों पड़ी? दूसरा, इतने सारे मुद्दों को छोड़कर सिर्फ नमक को ही क्यों चुना गया? और तीसरा, आखिर में इस एक यात्रा ने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? देखिए, हर बड़ी क्रांति की शुरुआत ना एक चिंगारी से होती है, और दांडी मार्च के पीछे की वो चिंगारी थी एक कानून, नमक पर बनाया गया एक बेहद अन्यायपूर्ण कानून। चलिए समझते हैं कि ये था क्या। इसकी जड़ें 1929 की पूर्ण स्वराज की घोषणा से जुड़ी हैं। अब बात सिर्फ कुछ सुधारों की नहीं थी, बल्कि पूरी आजादी हासिल करने की थी, और इतने बड़े लक्ष्य के लिए एक बड़े जन आंदोलन की जरूरत थी। इसे नाम दिया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इस आंदोलन का सबसे पहला निशाना बना ब्रिटिश नमक कानून। ये कानून बहुत ही ज्यादा दमनकारी था। सोचिए, ये भारतीयों को समंदर से मुफ्त में मिलने वाला नमक बनाने तक से रोकता था और उन्हें मजबूर करता था कि वो सरकार से ही भारी टैक्स वाला महंगा नमक खरीदें। असल में ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये सीधे सीधे सबसे गरीब भारतीयों पर एक आर्थिक हमला था। मतलब जो चीज प्रकृति आपको मुफ्त में दे रही है, उसी के लिए आपको अपनी मेहनत की कमाई का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ रहा था। तो इसी अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए गांधी जी ने हथियार के तौर पर नमक को चुना। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सबको चौंका दिया, पर यह एक शानदार रणनीतिक फैसला था। पर सवाल फिर वही, आखिर नमक ही क्यों? गांधी जी की दूरदर्शिता कमाल की थी। वो जानते थे कि नमक एक ऐसी चीज है जो अमीर, गरीब, हिंदू, मुसलमान, हर भारतीय को आपस में जोड़ती है। ये महलों से लेकर झोपड़ियों तक हर रसोई की जरूरत था। इसीलिए ये एकता का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन सकता था। इस एक फैसले की सबसे बड़ी खूबी यही थी कि इसने आजादी की एक बड़ी और मुश्किल लड़ाई को हर आम इंसान के घर के चूल्हे से जोड़ दिया था। अब आजादी सिर्फ एक राजनीतिक नारा नहीं रही, वो हर घर की, हर इंसान की अपनी लड़ाई बन गई थी। और फिर शुरू हुआ वो ऐतिहासिक सफर, एक ऐसी पदयात्रा जिसने न सिर्फ पूरे देश की धड़कनें रोक दी, बल्कि दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जरा इन आंकड़ों पर गौर कीजिए। 12 मार्च 1930 को सिर्फ 78 लोगों के साथ ये सफर शुरू हुआ था और 24 दिनों तक चला। उन्होंने 385 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। अंदाजा लगाइए, ये करीब करीब दिल्ली से लखनऊ तक पैदल चलने जैसा था। ये कोई मामूली यात्रा नहीं थी, ये दृढ़ संकल्प का एक जीता जागता प्रदर्शन था। और ये सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, ये तो एक चलता फिरता आंदोलन बन गया था। साबरमती आश्रम से निकलकर वे लोग हर दिन लगभग 10 से 12 किलोमीटर चलते थे। जिस भी गांव से गुजरते, हजारों लोग उनके साथ जुड़ते जाते। और गांधी जी सिर्फ नमक कानून की बात नहीं कर रहे थे, वो सामाजिक सुधार का संदेश भी फैलाते जा रहे थे। जैसे जैसे ये कारवां अपनी मंजिल के करीब पहुंच रहा था, पूरे देश और ब्रिटिश सरकार दोनों की सांसें मानो थम सी गई थीं। तो अब देखते हैं कि इस यात्रा का अंजाम क्या हुआ और इसने कैसे अवज्ञा की एक ऐसी लहर पैदा की जिसे रोकना नामुमकिन हो गया। और फिर वो दिन आ ही गया, 6 अप्रैल 1930। पूरे 24 दिनों की कठिन पदयात्रा के बाद गांधी जी और उनके हजारों अनुयायी गुजरात के समुद्र किनारे बसे एक छोटे से गांव दांडी पहुंचे। वहां उन्होंने बस नीचे झुककर मुट्ठी भर प्राकृतिक नमक उठाया। देखने में ये एक बहुत ही सरल सा काम था, लेकिन इसका जो प्रतीकात्मक मतलब था वो बहुत शक्तिशाली था। बस उसी एक पल में ब्रिटिश नमक कानून को तोड़ दिया गया था। इस एक छोटे से काम ने जैसे पूरे देश में एक चिंगारी सी लगा दी। जो आंदोलन 78 लोगों से शुरू हुआ था, वो देखते ही देखते लाखों लोगों के राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह में बदल गया। पूरे भारत में लोगों ने खुलेआम नमक बनाना और बेचना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने इसका जवाब बड़ी क्रूरता से दिया। इस सविनय अवज्ञा में हिस्सा लेने के लिए 60,000 से भी ज्यादा भारतीयों को गिरफ्तार करके जेलों में डाल दिया गया। ये संख्या अपने आप में बताती है कि आंदोलन कितना बड़ा और व्यापक हो चुका था। इसका असर बहुत गहरा और दूर तक हुआ।
नमक सत्याग्रह पूरे देश में फैल गया। महिलाओं ने इस संग्राम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जो पहले कभी नहीं देखा गया था। औरतों और दुनिया भर के अखबारों में ब्रिटिश सरकार की जबरदस्त आलोचना होने लगी। पर सबसे जरूरी बात यह थी कि अब ये आंदोलन नेताओं का नहीं, बल्कि पूरी तरह से जनता का आंदोलन बन चुका था। जनता की इस एकजुट ताकत के सामने आखिरकार ब्रिटिश साम्राज्य को भी झुकना पड़ा। वो इस विरोध को अब और नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। अब उन्हें बातचीत की मेज पर आना ही पड़ा। इसका नतीजा निकला 1931 का गांधी इरविन समझौता। इस समझौते के तहत ब्रिटिश सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हुई और बदले में कांग्रेस ने आंदोलन को कुछ समय के लिए रोक दिया। इसके बाद गांधी जी को लंदन में होने वाले गोलमेज सम्मेलन में भी बुलाया गया। और यही है दांडी मार्च की असली विरासत, उसकी सबसे बड़ी सीख। एक चुटकी नमक ने यह साबित कर दिया था कि अहिंसा और सत्य की ताकत किसी भी साम्राज्य की तोपों और बंदूकों से कहीं ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर दांडी मार्च सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन नहीं था, ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक वो निर्णायक मोड़ था जिसने ये साफ कर दिया था कि अब भारत की आज़ादी को ज्यादा समय तक रोका नहीं जा सकता। और अंत में एक सवाल, आज के समय में ये नमक मार्च हमें क्या सिखाता है? ये हमें दिखाता है कि कैसे एक बहुत ही सरल और प्रतीकात्मक काम भी बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव लाने के लिए लाखों लोगों को प्रेरित करने की शक्ति रखता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।